हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कानून शहादत का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राइविलेज विटनेसेस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 4 से 16 तक देखेंगे। 14 तक वैसे ये आते हैं प्राइविलेज विटनेसेस, लेकिन हम 16 तक देखेंगे। अकम्प्लेस को भी देखेंगे और विटनेसेस जो कि जिनसे इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 4 पे आ जाते हैं। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, जिसमें कहते हैं कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन द कोर्ट और जज or magistrate or to anything which came into his knowledge in a court as judge or magistrate, but he shall be examined as to other matter which occurred in his presence while he was so acting। कहते कोई भी जज और मैजिस्ट्रेट जो है, उनसे कोई भी सवाल उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोई भी सवाल बताए जो कि उनके सामने कोर्ट में हुआ है एज अ जज और मैजिस्ट्रेट, या कोई भी नॉलेज उसके इंफॉर्मेशन में आई है उसके बारे में नहीं बताएगा। लेकिन अगर जहाँ पर ज़रूरत हो तो जो मतलब कि जो कोर्ट उससे ऊपर हो, वो जिसके सब ऑर्डिनेट है, यानी कि अगर सेशन कोर्ट है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट आ जाती है, या मजिस्ट्रेट है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन आ जाती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन फिर मजिस्ट्रेट से सवाल कर सकता है किसी भी उसके अपने कंडक्ट के ऊपर में वो बारे में, या उसकी नॉलेज में कोई चीज़ आई हुई हो तो उसके बारे में वो पूछ सकता है। तो इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन से दैट अ डेपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी द मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दैट एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट। कहता है कि ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर, ए जो है जिसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, वो अगर ये बताए कि उसका जो ट्रायल था वो इम्प्रॉपरली लिया गया था मजिस्ट्रेट बी कौन है, वो मजिस्ट्रेट है, तो बी को यहाँ पर मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आंसर दे। लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट अगर बोले कि तुम इसके बारे में जवाब दो, तो वो यहाँ पर जवाब देगा। आर्टिकल 5 के अंदर आ जाते हैं कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कि जो भी बातें अगर शादी के दरमियान में कपल के दरमियान में हुई है तो वो उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता पब्लिक में। तो इसको देखते हैं। नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married, nor he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest concerned, except in the suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। कहते कोई भी पर्सन जो है उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कम्युनिकेशन बताए जो कि उनकी शादी के दरमियान में कोई भी बात हुई है, और या उन कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करे। लेकिन जहाँ पर वो पर्सन वो तब उन कम्युनिकेशन बताएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट बताएगा जहाँ पर अगर मैरिड जो कपल है उनके दरमियान में कोई स्यूट चल रहा हो, कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, या उनमें से किसी एक ने कोई क्राइम कमिट किया हो दूसरे के ख़िलाफ़। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह हो तो वो कोर्ट में बताएगा। फिर 6 आर्टिकल देख लेते हैं। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official records related to any affair of the state, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, which shall give or withhold such permission as he think fit। कहते हैं कोई भी जो पर्सन है वो उसको परमिट नहीं किया जा सकता कि वो एविडेंस दे अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में, जो कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ऑफ स्टेट के बारे में कोई रिकॉर्ड है वो और उससे जो है वो जब तक पब्लिश नहीं हुआ है उसके बारे में वो गवाही नहीं दे सकता। लेकिन जब तक वो अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, जिस हेड यानी कि जो डिपार्टमेंट है
उससे वो अगर उसको जब तक इजाज़त ना दे दे तब तक वो गवाही नहीं दे सकता। अगर वो जिसको परमिशन दे दे तब वो गवाही दे सकता है। और वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हो एक्सप्लेनेशन में कहता है ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटेड टू स्टेट अफेयर ऑफ स्टेट में कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होंगे? डॉक्यूमेंट कंसर्निंग एनी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो डॉक्यूमेंट्स इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड होने चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट से या स्टेचुटरी बॉडी से या किसी कॉरपोरेशन या कंपनी उसको कंट्रोल करी है या कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करी है, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड उसको कहा जाएगा। फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी वही वाली बात हो गई कि नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताएगा ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, जिस बात को उसने कॉन्फिडेंस में रखना था, क्योंकि वो जो बात थी वो पब्लिक इंटरेस्ट उससे सफ़र कर सकती है अगर वो खुल जाए। तो कम्युनिकेशन का जो का वर्ड है, कम्युनिकेशन वही होगी जो कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी से हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडी या कोई कॉरपोरेशन या कंपनी या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती हो। ठीक है। फिर 8 आर्टिकल में आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस। कोई भी मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है शैल नॉट बी कंपेल, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली हुई है किसी ऑफेंस के बारे में, कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस के करने के बारे में कोई पर्सन अगर कंप्लेन करे मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को, तो ये दोनों पर्सन इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम लोग को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, उस पर्सन का नाम बताओ। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता टू से वैदर ही गोट एन इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। यानी कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हुई है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस की जो कि पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर भी उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। फिर 9 के अंदर आ जाते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एडवोकेट्स आ जाते हैं। कहता है कि नो एडवोकेट शैल एट द टाइम बी परमिटेड अनलेस हिज क्लाइंट एक्सप्रेसली कंसर्न टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्ट्स और फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज एन एडवोकेट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट टू स्टेट the content condition of any document with which he has become acquainted in the courts and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the courts or for the purpose of his such employment। कहते हैं कोई भी एडवोकेट है उसको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने क्लाइंट के कंसर्न के बारे में बताए या उसकी क्लाइंट के साथ कोई बात वगैरह हुई है उस केस से रिलेटेड या उसके बारे में बताए, या जो डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट है या डॉक्यूमेंट की कोई कंडीशन है जो कि उसके क्लाइंट के पास है उसके बारे में बताए, या उसने अपने क्लाइंट को कोई एडवाइस वगैरह अगर की हुई है तो उसके बारे में बताएं। यानी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, यानी कि उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फॉर डिस्क्लोजर कि एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। यानी कि जहाँ पर अगर उनके दरमियान में कोई कम्युनिकेशन हुई है इलीगल पर्पस के बारे में तो वो फिर कोर्ट में डिस्क्लोज़ की जा सकती है। फिर एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एन एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड, या जो वकील है एडवोकेट है वो ये कोई फैक्ट ऑब्ज़र्व करे और उसको लगे कि ये कोई क्राइम या कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है और उसको जो अपने क्लाइंट के इंटेंशन के बारे में पता चल जाए तो वो फिर डिस्क्लोज़ कर सकता है। तो इलस्ट्रेशन में भी वही बात की हुई है। अ क्लाइंट से टू बी एन एडवोकेट आई विश टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय यूजिंग अ फोर्ज डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू स्यू। जहाँ पर बी को बताता है, क्लाइंट अपने एडवोकेट को बता रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो है ये प्रॉपर्टी की पोजीशन ले लूँ
और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम दावा करो। द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ये जो क्रिमिनल पर्पस था ना, यानी कि वो फ्रॉड के ज़रिए ले रहा है, तो इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है, इसको प्राइवेलेज हासिल नहीं है। फिर आर्टिकल 10 कहता है आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रीटर्स, यानी कि जैसे कि आर्टिकल 9 है, ये उनके जो है आर्टिकल 10 के अंदर ये बताया हुआ है कि इनके क्लर्क्स या सर्वेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स हैं, उनके ऊपर भी यही वाली यही चीज़ लागू होती है, यानी कि उनके क्लर्क्स या सर्वेंट्स जो है एडवोकेट के, वो भी कोई बात डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 11 कहता है प्राइवेलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस if any person to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9, and if any person in a suit or proceeding called any such advocate as a witness, he shall be deemed to have been consented to such disclosure only if he answers such advocate or matter which but for such question he will not be at liberty to disclose। यानी कि कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में अपना कोई मौक़िफ़ बताना चाह रहा है तो वो आज़ाद है कि वो अगर कोर्ट में क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ बताना चाह रहा है तो वो कलम खुला बता सकता है, वो उसको प्रोटेक्शन मैं बताती हूँ। इफ़ एनी पार्टी टू अ सूट गिव एविडेंस, कोई भी पार्टी अगर कोई एविडेंस कोई एविडेंस देना चाह रहा है अपने सूट के अंदर, तो वो जो है विदाउट वो अपनी कंसेंट से उसी दावे में कोई भी चीज़ खलम खुला बता सकता है, ठीक है, मतलब कि वो डिस्क्लोज़ कर सकता है अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़। फिर 12 के अंदर कहता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो कोर्ट में डिस्क्लोज़ करे या ट्राइब्यूनल को डिस्क्लोज़ करे या कोई भी अथॉरिटी जो कि कॉजी जुडिशल या जुडिशल पावर उसके पास है या जुरिस्डिक्शन है, या कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन हिम और हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर्स अनलेस ही ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस। यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी चीज़ उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बताए अपने लीगल एडवाइज़र के बारे में, लेकिन जहाँ पर अनलेस ही ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस, अगर वो अपने आप को एज अ गवाह शो कराए, ठीक है, कोर्ट में, इन विच ही मे बी कंपेल टू डिस्क्लोज एज एनी कम्युनिकेशन एज मे अपीयर टू सर्च कोर्ट नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस विच ही हैज़ टेकन बट नो अदर्स, कि यानी कि अगर वो एज अ विटनेस आ जाए तो वो फिर कोई भी कम्युनिकेशन अगर उसके सामने हुई है तो वो कोर्ट में वो उसके बारे में गवाही दे सकता है, एविडेंस दे सकता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, इसमें क्या कहता है, नो विटनेस हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डी टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट बाय विर्चूज ऑफ हिज होल्ड एनी प्रॉपर्टी एज प्लेज और मोर्गेजी। कहता है कोई भी विटनेस जो है जो कि पार्टी इन सूट नहीं है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि जो कि टाइटल डीड बताओ या कोई प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टाइटल अपना बताओ कि तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो कि नहीं हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि वो होल्ड कर रहा है उस प्रॉपर्टी को एज अ प्लेजी कर रहा है या मोर्गेजी कर रहा है या उसके बारे में बताओ, या एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू इंक्रिमिनेट है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि उसको इंक्रिमिनेट कर सकता है, मुजरिम करार दे सकता है, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता अनलेस ही हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस दैम विद द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड और सच पर्सन थ्रू वूम ही क्लेम। लेकिन अगर वो एग्री हो जाए इन राइटिंग फॉर्म में कि वो कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करेगा या उस सच डीड से रिलेटेड हो या उस पर्सन से रिलेटेड हो जो कि क्लेम कर रहे हैं, तो वो इन राइटिंग अगर ये चीज़ मान ले तो वो फिर तब उस टाइटल डीड्स के ज़रिए वो गवाही दे सकता है, उस डीड के बारे में बता सकता है। फिर 14 के अंदर कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस। कहता है
कि नो वन शैल बी कंपेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम ये जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे कब्जे में है इसको कोर्ट में लेकर आओ, विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इफ़ दे वर इन हिज पोजीशन अनलेस सच लॉज मेंशन सेक्शन कंसर्न टू देयर प्रोडक्शन। कहता है कि या अगर वो पर्सन रिफ्यूज़ करे उसको प्रोड्यूस करने में, उसको कोर्ट में लाने में जो कि उसके पोजेशन में है, लेकिन अगर वो जो पिछली सेक्शन के अंदर बता दिया है कि अगर वो इन राइटिंग एग्री हो जाए कि वो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट में लाएगा तो वो तब वो ला सकता है, लेकिन उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि तुम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ ही लेकर आओ। फिर आर्टिकल 15 पे आ जाते हैं, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। कोई भी विटनेस जो है उसको अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो उसका जवाब लाजमी देगा, चाहे वो सवाल उसको क्रिमिनेट करे या ना करे। कहता है अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू इन एनी सूट और इन एनी सिविल और criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to penalty or forfeiture of any kind। कहते हैं कोई भी पर्सन जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं करेगा कि वो कोई भी आंसर जो कि मैटर इन इशू हो किसी भी दावे के अंदर, जो कि सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है या किसी और ग्राउंड के ऊपर, अगर उससे कोई सवाल अगर पूछा जाए, चाहे वो सवाल उसको इंक्रिमिनेट करता हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो उसको क्रिमिनेट कर रहा हो या जो है एक्सपोज कर रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको एक्सपोज कर रहा हो, या कि वो जो है पेनल्टी देगा या फॉरफीचर ऑफ फाइन वगैरह किसी भी फॉर्म में अगर फ़ाइन वगैरह उसके ऊपर लग रहा है, कोई पनिशमेंट अगर उसको मिलनी है तो उसको वो वहाँ पर एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, वो हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन इसकी प्रोविज़न में बताया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू गिव सच शैल सब्जेक्ट हिम टू अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। लेकिन इसकी प्रोविज़न में उसको प्रोटेक्शन भी दे दी है कि वो ऊपर तो आंसर देगा ही देगा, लेकिन इसकी प्रोविज़न में कहा हुआ है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको कंपेल किया जाता है कि तुम जवाब दो और वो कोई जवाब दे जो उसको इंक्रिमिनेट कर रहा है, उसको उस सूरत में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन यानी उसका कोई ट्रायल वगैरह नहीं चलाया जाएगा या उसके ख़िलाफ़ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाएगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या बताई हुई है, अगर उसने कोई फॉल्स एविडेंस दी जो कि उससे सवाल पूछे गए, तब उस सूरत में उसको जो है उस सूरत में उसके ऊपर केस चल सकता है। फिर 16 में आ जाते हैं एकम्प्लेस। एकम्प्लेस क्या होता है? अ गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम। कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन्स के साथ मिल के जो है क्राइम करता है उसको एकम्प्लिस कहते हैं, यानी कि उनका जो साथी है। एन एकम्प्लिस शैल बी और कोई उनका साथी है, ठीक है। एन एकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। एकम्प्लिस को भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है एक्यूज पर्सन के खिलाफ, क्योंकि वो उनके साथ एसोसिएट होता है क्राइम करने में। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हद, यानी कि कोई भी ऑफेंस है जो कि हद के अंदर पनिशेबल है, जना, कज़ब, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा आ जाते हैं, तो वो अगर उनमें अगर कोई उनके साथ मुलव्वस हो तो उस कम्प्लेक्स के एविडेंस को नहीं माना जाएगा। एंड अ कन्विक्शन इज़ नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन अनकोरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन कम्प्लेक्स। यानी कोई भी जो अगर कन्विक्शन जो है वो इज़ नॉट इलीगल, अगर कन्विक्शन तब तक जो है नहीं दी जाएगी जब तक एक कोरोबरेटिव एविडेंस ना दे दी जाए, कम्प्लेक्स एक और एविडेंस ना दे दे उसके या कोई और तरह से जो है वो प्रूव ना कर दे, तो वो तब तक वो जो अपने को एक्यूज के बारे में कोई एविडेंस देगा तो वो कन्विक्शन नहीं होगी। जहाँ पर वो एक कोरोबरेटिव एविडेंस देगा उसके बेस पर फिर वो कन्विक्शन होगी दूसरे पर्सन्स को। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।